दोस्तों, पैसे का लालच इंसान से जो करवा दे वही कम होता है। अगर वाकई वो जमींदार अंग्रेज़ों का भक्त या पिट्ठू था, या अंग्रेज़ों के कहने पर उसने कभी हमारे देश के लोगों के खिलाफ कुछ गलत किया था, तो जो भी शख्स उन लोगों की हत्याएं कर रहा था, वो शख्स एक तरह से देखा जाए तो किसी क्रांतिकारी की तरह काम कर रहा था। इस नज़र से देखें तो उस क्षेत्र के लोग उस व्यक्ति की मदद करें न करें, लेकिन उन्हें कम से कम उस अनजाने क्रांतिकारी के खिलाफ अंग्रेज़ों की या जमींदार की मदद नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इनाम की रकम इतनी बड़ी थी कि उसके बारे में सुनकर उस इलाके में कई लोग ऐसे तैयार हो गए जो लगातार उस अनजाने तीरंदाज की पतासाजी करने में अंग्रेज़ों और जमींदार की तरफ से जुट गए। एक सुबह जब अधिकारी गोम्स तैयार होकर सुबह के वक्त थाने में ड्यूटी पर उपस्थित हुए, तो वहाँ उन्हें एक लोकल आदमी उनका इंतज़ार करता हुआ मिला। मैले कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी और शराब के हल्के नशे में लाल उसकी आंखें देखकर गोम्स उसे ज़्यादा समय देने को तैयार नहीं हो रहे थे और उससे मिलकर वापस जाने लगे थे। लेकिन हल्की सी इधर उधर की बातें करने के बाद जब उस शख्स ने मिस्टर गोम्स को जाता हुआ देखा, तब वो सीधे मुद्दे की बात पर आ गया। उस शख्स का नाम अकालू था। उसके मुताबिक वह एक ऐसे आदमी को जानता था जो इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार माना जा सकता था। अकालू ने बताना शुरू किया कि उसके गांव में भोकंदी नाम का एक लगभग 25 वर्ष उम्र का लड़का है। दोस्तों, यहाँ पर भोकंदी का मतलब बताना ज़रूरी है। भोकंदी छत्तीसगढ़ी का एक शब्द है जिसका मतलब हट्टा कट्टा होता है। जब देहाती क्षेत्र में कोई लड़का बचपन में हट्टा कट्टा होता है तो उसका नाम भोकंदी रखा जाता है। भोकंदी नाम का वो लड़का पिछले कई दिनों से हसदो नदी के किनारे जंगल में तीरंदाजी का अभ्यास करता रहता था और साथ ही वह लोगों को प्रेरित करता था कि अंग्रेज़ों के बजाय पहले देश के गद्दारों को मारो, खौफ बनाओ। जब देश के गद्दार अंग्रेज़ों की मदद और चापलूसी करना छोड़ेंगे तो अंग्रेज़ों को मजबूर होकर हमारे देश से भागना ही पड़ेगा। आगे बताते हुए उसने ये भी बताया कि भोकंदी का पिता भी अंग्रेज़ों का विरोधी था और वो शिवाजी की तरह अंग्रेज़ों से और देश के गद्दारों से लड़ने की सलाह दिया करता था सभी को। 1857 की क्रांति के दमन के क्रम में उसे उसी जमींदार ने, यानी भोकंदी के पिता को उसी क्षेत्र के जमींदार ने बड़ी क्रूरता से लाठी डंडों से पिटवा कर मरवाया था। भोकंदी की बातें सुनने पर, वो शख्स बता रहा था कि भोकंदी की बातें सुनने पर कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। पहली तो भोकंदी अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहता है और अपना गिरोह बनाना चाहता है इस काम के लिए। दूसरा, भोकंदी के पास एक विशेष तरह की रणनीति थी जिसे वो अपनी भाषा में राम धड़ाका नीति कहता था। अब राम धड़ाका नीति क्या है ये भी जानना जरूरी है। यहाँ पर राम धड़ाका वास्तव में लगभग वही नीति थी जिसका इस्तेमाल शिवाजी ने मुग़लों के खिलाफ किया था। ये गोरिल्ला वार का एक तरीका था जिसमें अचानक दुश्मन पर छुप कर वार किया जाता था और जैसे ही दुश्मन पर निशाना लगा लिया जाए उसके बाद वहाँ रुके बिना वहाँ से तेज़ रफ्तार से ज़्यादा दूर भागा जाता था। यानी अचानक सामने आओ, दुश्मन पर वार करो और जब दुश्मन घायल हो जाए या मारा जाए तब जितना जल्द से जल्द हो सके वहाँ से दूर भाग जाओ। ये उस लड़के की नीति थी जिसका नाम भोकंदी था। इतनी जानकारी मिलना ब्रिटिश अधिकारी गोम्स के लिए काफ़ी था। वे एकदम से चौकन्ने हो गए। उन्होंने उस समय अकालू को कुछ पैसे और शराब देकर विदा कर दिया। साथ ही उसे बिल्कुल सख्त हिदायत दी कि वह बिल्कुल चुप रहे, जानकारी किसी को भी न दे और अगर उसकी बताई हुई जानकारी सही निकली तो उसे इनाम की बाकी रकम मिल जाएगी। भोकंदी के जाने के बाद गोम्स ने अपने भरोसेमंद पुराने मुखबिरों को उस लड़के का पता लगाने के लिए भेजा। वापस आकर मुखबिरों ने बताया कि अकालू ने जो जानकारी दी थी वो पूरी तरह सही थी। इस खबर और जानकारी की पुष्टि होने पर मिस्टर गोम्स बहुत खुश हुए। उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई दी और उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थ एक सब इंस्पेक्टर
और कुछ सिपाहियों को उस तरफ रवाना किया जहां भोकंदी का होना बताया गया था, और साथ ही इस बात का ध्यान रखा कि वो लोग पुलिस की ड्रेस में न जाकर आम लोगों की ड्रेस में जाएं, सामान्य कपड़े पहनकर, क्योंकि वे भोकंदी को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। वे नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में भोकंदी को एनकाउंटर में मारा जाए। मौसम ठंड का था। उन दिनों वहाँ भरपूर मात्रा में आंवले का उत्पादन होता था, इसलिए पूरी टीम ने सामान्य लोगों के कपड़े तो पहने ही, साथ ही कुछ टोकरियाँ ले ली जिनमें वो आंवले इकट्ठा कर रहे थे। बेसिकली वो लोगों को दिखाना चाहते थे, और लोगों को भी नहीं, भोकंदी के सामने ऐसा दिखाना चाहते थे जैसे वे लोग आंवला इकट्ठा करने आए हुए ग्रामीण हैं। धीरे धीरे हसदों के किनारे वो लोग आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, वो कोई ऐरा गहरा जंगल नहीं था। वहाँ हजारों तरह की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, ऊंची नीची झाड़ियाँ, पहाड़, इन सभी को पार करके भोकंदी ने अपना एक जगह अपने लिए तय करके रखी थी जहां वो जाकर तीरंदाजी का अभ्यास करता था। उस जगह तक पहुंचने में इन लोगों के पसीने छूट गए, लेकिन जैसे भी हो ये लोग भोकंदी के काफ़ी पास तक पहुंच गए थे। उस समय इनकी अगुवाई अकालू कर रहा था, क्योंकि अकालू ने उस जगह को पहले से देखा हुआ था जहां भोकंदी अभ्यास करता था। उस दिन सब इंस्पेक्टर और उसकी टीम ने पहली बार भोकंदी को देखा। भोकंदी वही जानकारी में बताए मुताबिक जैसी बातें उन्हें जानकारी और सूचना में पता चली थी, 25 साल का एक जवान लड़का था। वो पूरी तरह काला ना होकर सांवला था, एक बहुत अच्छे हट्टे कट्टे स्वस्थ ऊंचे शरीर का मालिक था, और आने वाले खतरे से अनजान वहाँ पर वो तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। उसे देखकर लगता था जैसे एकलव्य फिर से पैदा हो गया हो। धीरे से ये लोग भोकंदी के बिल्कुल पास पहुँच गए। 3 लोग अकालू के साथ आगे आगे बढ़ रहे थे, और 4 लोग उनके पीछे थोड़ी दूरी बनाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। भोकंदी के पास पहुँचने पर अकालू ने भोकंदी से पूछा कि आंवले के पेड़ किस तरफ ज़्यादा हैं। भोकंदी को ये मालूम नहीं था उस समय तक। अगर हम एक तरह से देखें तो भोकंदी बहादुर था, मेहनती था, लेकिन वो उस समय तक अनुभवी और चालाक नहीं था। भोकंदी इन लोगों की चाल को समझ नहीं पाया था। उसने सामान्य ढंग से अकालू से बात करना शुरू किया और अकालू को जानकारी दी कि जंगल में किस तरफ आंवले के पेड़ ज़्यादा हैं। इन्हें देखकर भोकंदी भी रुक गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और वो इनसे लगातार बातें करने लगा। जब भोकंदी थोड़ा असावधान सा हो गया, तब अचानक इनमें से एक शख्स ने दौड़कर उसकी बाँह पकड़ ली, और उसके बाद अन्य लोगों ने भी दौड़ दौड़कर जितना जल्दी हो सका भोकंदी को पकड़ लिया पूरी तरह। और ये इस तरह पकड़ा गया था भोकंदी को कि वह किसी भी हालत में छूट न सके। न खुद भोकंदी को, न उस सब इंस्पेक्टर या कालू या उसकी टीम में शामिल लोगों को, उनमें से किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वे लोग भोकंदी को इतनी आसानी से पकड़ लेंगे। जब भोकंदी पकड़ा गया तो वह चीख चीख कर उन लोगों को गाली बकने लगा, और उसने अकालू को कई बार जान से मारने की धमकी दी। लेकिन कुल मिलाकर भोकंदी गिरफ्तार हो चुका था। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि उसकी गालियाँ और मारने की धमकी सुनकर अकालू के मन में इनाम पाने की जो खुशी थी वो कुछ कम हो गई, और उस खुशी के साथ साथ समानांतर रूप से, समानांतर यानी पैरेलल स्थिति को कहा जाता है, एक अनजाना डर भी उस अकालू के मन में समाने लगा कि कहीं भोकंदी वास्तव में उसे मार तो नहीं डालेगा। मिस्टर गोम्स एक होशियार, समझदार, अनुभवी और मंजे हुए पुलिस अधिकारी थे। वे भोकंदी से बात करके इस बात की तसल्ली करना चाहते थे कि भोकंदी इस मामले में अकेला है या वो किसी विचारधारा का एक सिपाही भर है, और उससे इन 2 अपराधों को करवाने वाला कोई और है जो बाद में सामने आएगा, और भोकंदी उसके मोहरे के तौर पर काम कर रहा है। इस क्रम में मिस्टर गोम्स ने समझाइश और डर का मिला जुला इस्तेमाल करते हुए भोकंदी से पूछताछ शुरू की, जबकि दूसरी तरफ भोकंदी बिल्कुल निर्भीक होकर उनकी हर बात का जवाब दे रहा था। और आगे बताते हुए भोंदी ने ये बातें बताई जो इस तरह थी।
दरअसल इस जमींदार से भोकंदी की व्यक्तिगत दुश्मनी भी थी, क्योंकि ये जमींदार वही शख्स था जिसने भोकंदी के देशभक्त पिता को अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए बड़ी बेदर्दी से मरवाया था। और मरवाने का तरीका भी ऐसा था कि उसके पिता को लाठी और डंडों से तब तक पीटा गया था जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। अगर जमींदार इतना करके मान गया होता तो बात अलग होती, लेकिन जब भोकंदी के पिता को उसने मरवाया, उसके बाद भोकंदी के पूरे परिवार पर उस जमींदार का कहर टूटा था। भोकंदी के परिवार के सदस्य जिंदा तो बच गए, लेकिन उसने उनकी फसलों और मकान दोनों को जलवा दिया था। दोनों में आग लगी थी और भोकंदी ने अपने घर और फसलों को जलते हुए एक छोटी उम्र में ही देख लिया था। तभी से भोकंदी ने संकल्प कर लिया था कि वो सिर्फ जमींदार को ही नहीं मारेगा, बल्कि हर उस शख्स को मार देगा जो अंग्रेज़ों का भक्त हो, अंग्रेज़ों के पक्ष में भारत के लोगों पर अत्याचार करता हो। इसी क्रम में भोकंदी ने मोदी को भी मारा था, क्योंकि मोदी भी एक गद्दार था। वो बिहार में अंग्रेज़ों की मदद करके यहाँ आया था और यहाँ आने के बाद वो जमींदार का मददगार बन गया था। गोम्स ने भोकंदी के अंदर पल रहे भविष्य के एक बड़े क्रांतिकारी को देख लिया था। वे उसे पनपने का मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए जल्द से जल्द उसे सज़ा दिलाने और उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोर्ट तक ले जाने का आर्डर देकर वे थाने से अपने घर की ओर वापस आ गए। दोस्तों, इस समय तक मिस्टर गोम्स और पूरा पुलिस स्टाफ भोकंदी को हल्के में ले रहा था, और उसे हल्के में लेने के लिए उनके पास एक ठोस कारण भी था। वो कारण ये था कि भोकंदी बड़ी आसानी से गिरफ्तार हो गया था, इसलिए वो लोग उससे एक जोशीला नौजवान समझ रहे थे, न कि एक खतरनाक अपराधी और मंजा हुआ तेज दिमाग आदमी। और उनकी ये धारणा बहुत जल्द गलत साबित होने वाली थी। अगले दिन सिर्फ 2 घुड़सवार सिपाही भोकंदी के हाथ बांधकर उसे लेकर कोर्ट की तरफ रवाना हुए। कोर्ट वहाँ से काफ़ी दूर था और बीच में घने जंगल भी थे। अब यहाँ फिर एक और ख़ास बात थी कि भोकंदी को रास्ते में ये समझ में आ गया था कि अगर वो कोर्ट तक पहुँच गया तो फिर उसकी मंजिल सिर्फ फांसी का फंदा ही होगा। इसलिए भोकंदी रास्ते में उपाय सोचता जा रहा था कि किस तरह वो इन 2 सिपाहियों को चकमा देकर फरार हो सके। बहुत जल्द भोकंदी को इस बात का मौका भी मिल गया। भोकंदी के दोनों हाथ जरूर बंधे हुए थे, लेकिन उन दोनों हाथों से जो रस्सी बंधी थी, लंबी रस्सी, वो एक ही सिपाही के हाथ में थी। दूसरा सिपाही फ्री था घोड़ा लेकर। रास्ते में भोकंदी ने एक जगह पेशाब का बहाना बनाया और सिपाहियों को रोका। अब ये मौका भोकंदी के लिए निर्णायक था। भोकंदी के सिर्फ हाथ बंधे थे, पैर नहीं। भोकंदी ने एक ही झटका दिया तो जिस सिपाही के हाथ में उस रस्सी का दूसरा सिरा था वो उसके हाथ से छूट गया और अगले कुछ पलों में भोकंदी एकदम बिजली की रफ्तार से जंगलों में खो गया। लाख कोशिश करके भी जंगलों के अंदर वो सिपाही घोड़े तो दौड़ा नहीं सकते थे, लिहाजा भोकंदी उनके हाथ से निकल गया और इसे हम भोकंदी की पहली सफलता मान सकते हैं। और इसी घटना के बाद भोकंदी एक अनुभवी नौजवान में बदल गया। इस घटना के कई नतीजे सामने आए। सबसे पहली बात तो ये हुई कि एक मुश्त उस इलाके भर के लोगों को इस बात की खबर मिल गई कि जमींदार के लड़के और मोहदी खान को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं में से एक आम आदमी भोकंदी है। इस खबर के कारण भोकंदी मशहूर हो गया। लोग उसकी नीयत और मकसद को समझने लगे। भोकंदी उनके बीच एक हीरो बनकर उभरने लगा। अब भोकंदी फरार होने के बाद हसदो और उस जंगल में ही छुप कर रहने लगा। पहले से ज़्यादा चौकन्ना भी हो गया और उसे पकड़ना भी पहले से मुश्किल हो गया। अब भोकंदी बहुत ज़रूरी होने पर ही जंगल से बाहर आता था और जब भी बाहर आता था कोई न कोई जवान उसके साथ शामिल हो जाता था, क्योंकि वो एक हीरो के रूप में फेमस होता जा रहा था। धीरे धीरे भोकंदी का एक पूरा गिरोह अपने आप तैयार हो गया और यहीं से कहानी का दूसरा पहलू भी शुरू हुआ।
आगे की कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।